अभी वहाँ उनके पार्टी ऑफिस में हमारे रिपोर्टर थे और वो कुछ लोग, देखिए कुछ भी होता है पार्टी का, बात तो करने वाले लोग मिल ही जाते हैं, वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं, सब इतने दुख में थे। और एक व्यक्ति से जब थोड़ा बहुत बोला भी गया तो वो यही बता पाया कि हम सबको नाम से बुलाते थे अजीत दादा। हाँ। हर व्यक्ति को नाम से जानते थे। और उनके कार्य पद्धति कैसी थी कि मान लीजिए 99.9% काम होता था उनके फोन करने पे, लोग विश्वास से जाते थे, जाने के बाद उनको अपनी समस्या बताते थे, तो चाहे लोकल की समस्या हो या प्रदेश स्तर की समस्या हो, 99.9% काम लोगों का अजीत पवार करवाते थे। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छा होल्ड था इनको, एडमिनिस्ट्रेशन की समझ बहुत ज्यादा थी उनकी। मैं थोड़ा सा अब इसका आगे, आप समीर जी राजनीति में क्या परिवर्तन देख रहे हैं महाराष्ट्र की, वो मैं समझना चाहता हूं। देखिए ये सरकार की बात करें तो इस सरकार को समर्थन की वैसे तो कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन एनडीए में वो थे तो उनको पूरा मान सम्मान और पद जो वो था, उनको जो पहले बोला गया था वो मुख्यमंत्री का पद उनको दिया भी गया। ये तो एक बात है। अब यहां से दोनों धड़े जो है एक होंगे, आपको लगता है अब एक बार फिर सब कुछ सारा दारोमदार शरद पवार जी पर आ गया है, या अजीत पवार के बेटे जो हैं, उनकी वाइफ जो है, वो कुछ आपको लगता है अब और बढ़ चढ़कर राजनीतिक रोल में वो आती हुई दिखाई देती है? सरकार के अंदर भी तो कोई उनकी जगह भरेगा ना, उनकी पार्टी में से। नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल तो अभी जो परिवार बैठेगा और फिलहाल तो ये कोशिश होगी कि जो दोनों एनसीपी फैक्शन है, जो शरद पवार का और अजीत पवार का था, वो पार्टी अब एक हो। और मुझे लगता है कि शरद पवार भी अब ये कोशिश करेंगे कि पूरी पार्टी एक हो। मुझे लगता है कि अब शरद पवार और अजीत पवार की जो पार्टी है, मतलब अब कौन देखेगा वो एक शामिल होंगे और शरद पवार एनडीए में लौटेंगे वापसी। अब शरद पवार भी एनडीए को समर्थन देंगे। ये हो सकता है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाए, हो सकता है कि पार्थ पवार प्रदेश की राजनीति में मंत्री बने, वो अपने उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ पर मंत्री बने, संगठन की जिम्मेदारी ले, कार्यकारी अध्यक्ष उनके पत्नी को बनाया जा सकता है। फिलहाल फिर आने वाले समय में एकजुटता होगी, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब ये परिवार एक होने जा रहा है अब। और लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा कि जो इसमें टूटने की संभावना देखेगा, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि पार्टी में एक बड़ी टूट हो और बड़े वर्ग टूटकर कोई बीजेपी में चला जाए, कोई दूसरे चला में चला जाए। दोनों संभावनाएं पार्टी में टूटेगी, क्योंकि जब एक मुखिया जाता है बिल्कुल उसके बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी कई बार हावी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है दोनों स्थितियां रहेगी, पार्टी टूट भी सकती है बुरी तरीके से। और इस दुख की घड़ी में मुझे लगता है कि शरद पवार वापस पार्टी में लौटेंगे और एक होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी की कमान कौन संभालता है। अगर देखा जाए तो सुनील तटकरे अभी अध्यक्ष है, उसके प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष है, सुनीता पवार अभी राज्यसभा सांसद है, पार्थ पवार जो है अजीत पवार के बेटे, वो पार्टी का संगठन महाराष्ट्र में देख रहे थे। तो क्या सुनीता पवार को भी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्या पार्थ पवार को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, पूरी पार्टी एक होकर क्या मुख्यमंत्री कोई एनसीपी का फिर कुछ कोई और व्यक्ति बनेगा, आपको लगता है? मुझे अभी लगता है कि फिलहाल अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है। हो सकता है पार्थ पवार को सरकार में लिया जाए, उनके बेटे को जो चुनाव हारे थे वो आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सुनीता पवार महाराष्ट्र की राजनीति में लौट कर जाए, या ये हो सकता है कि कोई दूसरा समीकरण बैठे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्थ पवार और सुनीता पवार को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या सुनीता पवार और पार्थ पवार में से कोई फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होगा? क्योंकि सुनीता भी राज्यसभा सांसद है तो वो राज्यसभा में रहेंगी। पार्थ पवार का मुझे लग रहा है कि लगभग तय है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। वो संगठन देख रहे थे, तो ऐसे में पार्थ पवार का मंत्री बनना लगभग तय है। मैं इसलिए मुझे ये सवाल आया क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2.5-3-4 साल के अंदर अजीत पवार ने पूरी पार्टी पर अपनी पकड़ बढ़ा ली, मतलब एनसीपी ही पूरी उन्होंने ले ली एक किस्म से, तो वो होल्ड तो नहीं जाने देगा ना। परिवार को तो ये लगेगा ना कि ये मेरे पिता ने ये बनाया। तो पार्थ पवार की पूरी संभावना है कि वो मंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो क्या जिम्मेदारी उनको मिलती है, मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तय करेगी बैठकर। ठीक सर, आपको क्या लग रहा है, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आगे? मुझे लगता है कि यहाँ से जो रास्ता जो साफ दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि दोनों मिलेंगे। जरूर चाहेंगे कि जो सुनीता पवार है वो चाहेंगे कि पति के जाने के बाद जो है वो हाई कमान उनके पास आए, उसका उस पार्टी का वो नेतृत्व, जैसा कि उन्हें आपने सभी ने कहा कि भाई पार्टी और संगठन उस पर वर्चस्व तो एक ढंग से देखिए तो इन्हीं का था, या पॉपुलर सपोर्ट बेस जो हम कह सकते हैं, इन चुनावों से भी निकल करके आया। और लोकसभा चुनाव के पश्चात तो नहीं, लेकिन खासकर विधानसभा चुनाव के पश्चात तो लगा कि शरद पवार से कहीं बहुत बड़े नेता वो अजीत पवार उभर करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में अभी की जो लेगेसी है, अभी की जो देन है, वो उनके पति की देन है। इसलिए वो जरूर चाहेंगे कि शरद पवार की छत्रछाया से बाहर ही रह करके, क्योंकि जब शरद पवार के साथ तो वटवृक्ष के साथ जाने के बाद जो है फिर सुप्रिया सुले की राजनीति का जो है संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि वैसी स्थिति में सुप्रिया सुले जो है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है।
लेकिन इसकी दूर दूर की हमको संभावना फिलहाल नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि परिवार पहले चाहेगा कि जो संगठन है, जो पार्टी है, उस पर उसका वर्चस्व हो, और दूसरी बात सत्ता में उसकी हिस्सेदारी हो, तो उसी की पार्टी से की तरफ से हिस्सेदारी हो, उस परिवार की तरफ से हिस्सेदारी हो। सुप्रिया सुले ने केवल डिवास्टेटेड शब्द लिखा है अपने स्टेटस पर। उन्होंने वही, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गई हूं, ऐसा वो कह रही है। मैं तो अनिल देशमुख को देख रहा था। अनिल देशमुख अभी शरद पवार जी के साथ हैं, वो पूर्व गृह मंत्री हैं। वो जिस तरह फूट फूट कर रो रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरा फैक्शन है उसके लिए अजीत पवार की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। वो भाई सबके दोस्त है अजीत पवार, सब तो मतलब सब बड़े तो एक साथ ही हुए हैं ये लोग। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक ऐसा घटनाक्रम है कि आने वाले दिनों में देखिए जो है क्या क्या इसमें तब्दीलियां होती हैं। अभी तो फिलहाल शव जो है वो घर भी नहीं पहुंचा है अजीत पवार का। वहां देखते हैं कि कैसे दृश्य जो है वो तो अंत्येष्टि का तय होगा। कल अंत्येष्टि कब की जा रही है, कहाँ कर रहे हैं, पूना में कर रहे हैं, बारामती में? शरद पवार जी तो मुंबई में होंगे उस वक्त, मुझे लगता है। हाँ, मुंबई में थे, वो पहुंच गए थे बारामती, सुबह निकल गए थे जी। और उनकी पत्नी, आपने बताया कि अजीत पवार की पत्नी दिल्ली आ गई थी, वो वापस चली गई है बारामती। जी सर, आप क्या महाराष्ट्र की राजनीति कुछ बदलेगी इससे? सौरभ जी, मैं जितना पवार परिवार को समझता हूं या जानता हूं, दोनों फैक्शंस एक होंगे। शरद पवार जितने सीजन पॉलिटिशियन है, जितने चतुर राजनेता हैं, उतने बेहतर परिवार के मुखिया भी हैं। वो दोनों को साथ लेके चलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल के विधानसभा चुनाव में मराठा राजनीति महाराष्ट्र में लगभग हाशिए पर चली गई है, और महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा राजनीति का मतलब शरद पवार होते थे। तो एक होंगे। उस एक होने के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बीजेपी की एकनाथ शिंदे पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अगर शरद पवार, जैसा कि समीर जी ने कहा, पूरी पार्टी एकजुट करने के बाद एनडीए में नहीं आए, तो मैं उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह की राजनीति शरद पवार करते रहे हैं, वो समय के साथ, सर एनडीए में ही आएंगे वो। मैं वही कर रहा हूं, समय के साथ चलते हैं तो वो एनडीए में आ जाएंगे। अगर वो आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे पूरी तरह अप्रासंगिक होते जाएंगे। जिस तरह की टसल उनकी बीजेपी के साथ मेयर को लेकर चल रही है, बाकी इश्यूज को लेकर चल रही है। लेकिन अगर वो नहीं आए तो एकनाथ शिंदे पर निर्भरता बढ़ेगी, और निर्भरता के चलते चलते जो एकनाथ शिंदे का स्वभाव है, टकराव भी बढ़ेगा। उस स्थिति में हो सकता है कि टूट फूट की गुंजाइश एनसीपी में भी बने और एकनाथ शिंदे में भी बने, तो उनकी सेना में। और बीजेपी, जो कुछ महीने पहले कहा गया था कि बैसाखियों से मुक्ति का समय आ गया है, तो बैसाखियों की मुक्ति का रास्ता इस पूरे घटनाक्रम से आगे के लिए खुल सकता है। जी, आप जो बातें लेकिन हमने अभी शिंदे जी की और फडणवीस जी की देखी, वो बयान हमारे पास है, एक बार दिखा भी देना चाहिए मेरे ख्याल से। जिस तरीके से दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने रिएक्ट किया, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बहुत वैसा केवल राजनीतिक रिश्ता, देखिए राजनीति में प्रतिस्पर्धा भी होती है, सब कुछ होता है। ये लोग विरोधी भी रहे हैं, बल्कि सारी जिंदगी विरोधी रहे हैं, लेकिन कई साल से एक थे। और बार बार जिस तरीके से फडणवीस जी के प्रयास हुए मुख्यमंत्री बनने के 2019 के बाद से, तो उसमें अजीत पवार का उनका बार बार साथ देना, ये बताता है कि ये केवल राजनीतिक रिश्ता नहीं था। आप देवेंद्र फडणवीस के शब्द सुनिए। भी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे, और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं, और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि चेहरे से ही लग रहा है कि शॉक लगा, एक सदमा लगा है, और सच में सबके लिए सदमा जैसा ही होगा। आंसू रोक के रखे थे उन्होंने, आंसू आ रहे थे उनके। बिल्कुल ये दोस्त है, बहुत अच्छे संबंध रहे। और जब उप मुख्यमंत्री बने थे अजित पवार उद्धव ठाकरे की सरकार में, तो शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने पहला फोन देवेंद्र फडणवीस को किया था, और देवेंद्र फडणवीस ने बधाई दी थी, और रात को देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, मतलब गले मिले थे। जब उद्धव सरकार में उद्धव सरकार में सबसे पहले वो देवेंद्र फडणवीस के पास मिलने गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने गले मिलकर उन्हें मतलब बधाई दी थी। दोनों ने साथ में बैठ के लंबी देर तक बातचीत की थी, और देवेंद्र को कभी ये लगा नहीं कि अजित पवार मतलब चले गए उद्धव सरकार। उद्धव के साथ उनके हमेशा वाद विवाद होता रहा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। अजित पवार ने कभी देवेंद्र के खिलाफ शब्द नहीं बोला, देवेंद्र फडणवीस ने भी कभी अजित पवार के खिलाफ शब्द नहीं बोला।
और जब भी देवेंद्र फडणवीस को ऐसा लगा और उन्होंने कभी फोन किया अजित पवार को, तो अजित पवार हमेशा उपलब्ध रहे देवेंद्र फडणवीस के लिए। और यही बात देवेंद्र फडणवीस के साथ थी, हमेशा अजित पवार के साथ वो हर परिस्थितियों के अंदर रहे। जब महाराष्ट्र में अभी नगरीय निकाय चुनाव में जब गठबंधन नहीं हुआ पाया, पुणे में जब देवेंद्र फडणवीस प्रचार करने गए, तो उन्होंने एक भी शब्द अजित पवार के खिलाफ नहीं बोला वहां पर, और ना ही अजित पवार ने देवेंद्र के खिलाफ कुछ बोला। बोले मित्र है, चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती बनी हुई है। और मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा इंसान था, अक्रॉस द पार्टी उनके संपर्क थे, सभी का काम वो करते रहे। वो किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके पास जाता था तो सबका काम करने के लिए थे। 24 घंटे वो उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति थे। मतलब बारामती में तो लोग रात को 1 बजे जाके उनको नींद से उठा देते थे कि कोई समस्या है, तो 12 बजे कोई किसान गया तो वो उठा देता, तो वो उठ भी जाते तो नाराज नहीं होते थे कि भाई मैं सो रहा हूँ, तुमने भी मुझे क्यों उठाया। तो इस तरह का व्यक्ति था कि जो सबके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला। आमचे अजित दादा मतलब हमारे अजित दादा है हमारे साथ। ये महाराष्ट्र की जनता को, ये जो पूरा बारामती के लोगों को भरोसा था कि अजित दादा है तो सारी समस्याओं का समाधान है हमारे पास। छोटी छोटी बातों के लिए सीधे वो उप मुख्यमंत्री को फोन कर देते। तो कई बार अजित दादा कहते थे कि भाई ये स्थानीय विधायक से बात कर लो, लेकिन उनको लगता था कि दादा तो हमारे घर के, भले उप मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के होंगे, हमारे लिए तो हमारे अजित दादा है। छोटी बात पे फोन उठा देना, घर में शादी है तो फोन कर दिया, कह देना कि भाई बेटी हमारी इंतजार कर रही है, आप अभी आशीर्वाद देने नहीं आए, शादी 1 घंटे बाद। तो इस तरीका से जो अपनापन और अधिकार था अजित पवार के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आज मतलब बारामती की जनता महसूस कर रही हो कि वाकई में उनका बड़ा भाई, उनका दादा आज उनके सर, उनके ऊपर साया उनके सर से उठ गया है। पब्लिक कनेक्ट वाले व्यक्ति थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं आपको मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात सुनवाता हूं। उन्होंने कहा है महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। फिर वो उनके पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। ये बिल्कुल बिंदास बोलने वाले आदमी थे, ब्लंट आदमी थे, जो कहना होता था बिल्कुल साफ साफ कहते थे। ये नहीं ज़्यादा देखते थे कि मैं लाग लपेट करके कोई बात कहूँ। अच्छा, ये उनकी बातों में हर किसी को दिखाई भी देता था।